वेलकम दोस्तों। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वेस्ट ईस्ट से क्यों नफरत करता है, जिसे हम ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट से जानेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने सदियों से वेस्टर्न सोच और परसेप्शन को शेप दिया है जब बात आती है ईस्टर्न नैरेटिव्स, आर्ट और कल्चर की। ओरिएंटलिज्म की डिबेट में ये कहा जाता है कि ईस्टर्न यानी एशियन या अदर कॉलोनियल रीजन की कहानियों और नैरेटिव्स को वेस्टर्न पैरामीटर से शेप नहीं किया जा सकता। इन्हें बिल्कुल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से यानी ग्लोबल साउथ की नज़रिए से समझना और पढ़ना जाना चाहिए। सिंपली पुटिंग, ओरिएंटलिज्म एक ऐसी स्टडी है जिसमें ईस्ट का इंटरप्रिटेशन और रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अक्सर ये सब वेस्टर्न स्कॉलरशिप और कल्चर के लेंस से देखा जाता है। ज़्यादातर डिस्कशन की शुरुआत होती है एडवर्ड सईद के काम से, जो कि एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन एकेडमिक, लिटरेरी क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उनकी किताब ओरिएंटलिज्म ने बताया कि कैसे ये पर्सपेक्टिव एक बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट करता है, वेस्ट को रैशनल, सुपीरियर और प्रोग्रेसिव के रूप में और ईस्ट को इर्रेशनल, इन्फीरियर और एक्सोटिक के रूप में दिखाता है। समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। लेट 18th सेंचुरी से शुरू होने वाले वेस्टर्न वॉयजेस और इंपीरियलिज्म ने मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया को एक ऐसे फ्रेम दिया है जिसे हम आज ओरिएंटलिज्म कहते हैं। यानी हम आज जिस तरह से अरब्स को एक सैवेजेस, एशियंस को एक इन्फीरियर्स एंड इंडियंस को हम पाजीज जैसे स्टेरियोटाइप से समझते हैं, ये सब हमें हमारे कॉलोनियल पावर्स ने सिखाया है। लेकिन असल सवाल ये है, वेस्ट को ईस्ट में ये सब स्टेरियोटाइप्स और इन्फीरियर शो करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसका जवाब पाने के लिए हम कुछ की रीजंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न पावर्स ने एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अपने कॉलोनियल एक्सपेंशन को जस्टिफाई करने के लिए कॉलोनाइज्ड रीजन्स को बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड दिखाया। इन रीजन्स को बताया गया कि वेस्टर्न इंटरवेंशन ही उनकी प्रोग्रेस का सोर्स होगा। दूसरा की फैक्टर है पॉलिटिकल कंट्रोल। ओरिएंटलिज्म एक तरह से ईस्टर्न रीजन पर वेस्टर्न पॉलिटिकल कंट्रोल को लेजिटिमाइज बनाता है। वेस्ट ने अपने आप को आइडियल और प्रोग्रेसिव एंड एडवांस सिविलाइजेशन को प्रमोट करने वाला हीरो के रूप में पेश किया, ताकि वो उनको जिनके ऊपर वो कॉलोनियल पावर असर्ट करना चाहते हैं इजीली मैनिपुलेट कर सकें और अपने पॉलिटिकल गोल्स को अचीव कर सकें। तीसरा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। वेस्ट का ईस्ट में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। रिसोर्सेज और मार्केट का एक्सेस वेस्टर्न्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये डिस्कोर्सेज यानी ओरिएंटलिज्म इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक ह्यूमन एक्ट के रूप में फ्रेम कर देता है। नंबर 4, कल्चरल हेजिमोनी। ये पर्सपेक्टिव रीइंफोर्स करता है कि वेस्टर्न कल्चर इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक तौर पे सुपीरियर है। ईस्ट को एक इंस्पिरेशन का सोर्स दिखाया गया, लेकिन साथ ही उसी के कल्चर को स्टेगनेंट, अनचेंजिंग और एक्सोटिक के रूप में भी पोर्ट्रे किया गया। नंबर 5, एकेडमिक ट्रेडिशंस। यूनिवर्सिटीज और स्कॉलर्स ने यूरोपियन सेंट्रिक लेंस के साथ ईस्ट की स्टडी को प्रोपेगेट किया, जिससे बहुत सारे स्टेरियोटाइप्स और बायसेस बार बार रिपीट हुए। एंड लास्ट, एक्सोटिसिज्म और रोमांटिसिज्म। ईस्ट को एक्सोटिक और मिस्टीरियस दिखाया गया। ऐसी इमेजरी वेस्टर्न ऑडियंस के लिए एक एडवेंचर और एस्केपिज्म का एक सोर्स बन गई थी। इसे कॉलोनियल पावर अपने लोगों को इस बात पर जस्टिफाई करने के लिए यूज करते थे कि क्यों उनको किसी और रीजन में जाकर किसी और लोगों पर हुकूमत करना जरूरी है, यानी कि वाइट्स मैन बर्डन। इन सिंपल वर्ड्स, वाइट्स मैन बर्डन का मतलब है कि गोरे लोग अपने वक्त के हिसाब से एडवांस लोग हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि बाकी रीजन के लोग जो कि ब्राउन या ब्लैक्स हैं उनको सिविलाइज्ड किया जाए। लेकिन याद रहे, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। अब हम अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आती है एक मशहूर पेंटिंग जो कि फ्रेंच पेंटर जान लेगाम जेरोम ने द स्नेक चार्मर एंड हिज ऑडियंस के नेम से बनाई थी। इसमें एक नेकेड यूथ को स्नेक के साथ दिखाया गया है और एक बूढ़ा बंदा फ्लूट बजाते हुए ऑडियंस को एंटरटेन करता है। बैकग्राउंड में अरेबिक कैलीग्राफी भी दिखाई देती है। ये सारा सीन सजेस्ट करता है कि न्यूडिटी एशिया में नॉर्मल है। लेकिन इसके काउंटर में हेनरिएट ब्राउन, जो कि फ्रांस से ही थे, अपनी पेंटिंग अ विजिट हैरम इंटीरियर में
लेडीज को फुली ड्रेस्ड और एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में दिखाते हैं, जो एक अलग नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा है। अब ये ओरिएंटलिज्म का वेपन सिर्फ हिस्ट्री में कॉलोनियल आइडियाज को प्रमोट करने में ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि आज भी ये वेपन ईस्टर्न वर्ल्ड को मैनिपुलेट करने का बेहतरीन टूल है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलिन पॉवेल्स यूएन स्पीच ऑन इराक। पॉवेल ने इराक में यूएस इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए इराक के अंदर मौजूद वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन को एग्जैजरेट और मिसलीडिंग तरीके से बताया। ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे ओरिएंटलिज्म के नोशन मिडिल ईस्ट को डेंजरस और अनस्टेबल रीजन दिखाते हैं, ताकि वहाँ पर डिफरेंट एरियाज को वेस्ट इन्वेड करें और वहाँ पर कंट्रोल हासिल कर सके। कॉलिन पॉवेल्स ने एग्जैक्टली अपनी स्पीच में कहा, I cannot tell you everything that we know, but what I can share with you, when combined with what all of us have learned over the years, is deeply troubling. What you will see is an accumulation of facts and disturbing patterns of behavior. The facts in Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort to disarm as required by the international community. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. और इसी तरह हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो यूएस और यूरोप नेगेटिव पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट अफ्रीकन और एशियन कल्चर्स बाय मेकिंग डिफरेंट मूवीज, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन देम, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है डिज्नी की एक मशहूर मूवी अलादीन, जिसको 1992 में रिलीज किया गया। डिज्नी की ये एनिमेटेड फिल्म को बहुत क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसके अंदर मिडिल ईस्ट को एक्सोटिक एंड फिक्शनलाइज तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। जस्ट कंसीडर कि उसमें जो गाना अरेबियन नाइट्स यूज किया गया है। I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. आजकल की मॉडर्न पॉलिटिक्स में आपने एक लफ्ज सॉफ्ट वॉर बहुत ज्यादा सुना होगा। आज के टाइम में सॉफ्ट वॉर का एक नया वेपन है ओरिएंटलिज्म। नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक दफा ईरान को मुखातिब होकर कहा था, I advised CIA to keep their gloves and daggers aside and bomb Iran with their Hollywood assembled bombs to make them realize what is correct way of living. ये स्टेटमेंट क्लियरली दिखाती है कि वेस्ट ईरानियन सोसाइटीज़ को किस तरीके से अपना सब्जेक्ट बना रहे हैं और किस तरीके से वेस्टर्न मूवीज़ और कल्चर के थ्रू उनको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। यानी ये सिर्फ एग्जांपल ईरानियन सोसाइटी की नहीं है, बल्कि किसी भी एशियन सोसाइटी के ऊपर इसी तरीके से मैनिपुलेशन एंड पावर को असर्ट किया जाता है। अगर हम एक दफ़ा ज़रा ये क्वेश्चन करें कि हु आर द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि वो हमें बताएं कि कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, इसका जवाब अगर हम ओरिएंटलिज्म के रियल मीनिंग से लें तो पता चलता है कि असल में ओरिएंटलिज्म ये है कि वेस्ट अपने आइडियोलॉजीज़ को सुपीरियर समझते हैं और इन्हें ही राइट और रॉन्ग का स्टैंडर्ड बना लेते हैं। वो अपने नैरेटिव से जनरल पब्लिक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड को कन्विंस कर लेते हैं कि थर्ड वर्ल्ड की आइडियोलॉजीज़ इन्फीरियर हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हम सबको मिलकर इन नेगेटिव आइडियोलॉजीज को प्रिवेंट करना होगा। यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स का जिक्र करेंगे जो ओरिएंटलिज्म की काउंटर स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले है इंगेज इन क्रॉस कल्चरल डायलॉग। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के साथ ओपन और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। सेकंड है क्वेश्चन स्टेरियोटाइप्स। ईस्टर्न कल्चर के बारे में स्टेरियोटाइप्स और जनरलाइजेशन को क्रिटिकली चैलेंज करें। हर अजम्पशन के पीछे छुपे हुए प्रीजुडिसेस को एक्सपोज करें। नंबर 3 है अवॉइड कल्चर एप्रोप्रिएशन। ईस्टर्न कल्चर एलिमेंट्स को बिना समझे अडॉप्ट ना करें, बल्कि उनकी हिस्ट्री और कल्चरल सिग्निफिकेंस को पहले अच्छी तरह जान लें। नंबर 4 सपोर्ट ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन। मीडिया, लिटरेचर और आर्ट्स में ऑथेंटिक ईस्टर्न रिप्रेजेंटेशन को सपोर्ट करें। मिस रिप्रेजेंटेशन और एक्सोटिसाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। लास्ट,
चैलेंज बाइस्ड मीडिया। ऐसे मीडिया जो ओरिएंटलिस्ट स्टेरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ एक्टिवली कंसेंट रेज करें। हम भी इस चैनल के अंदर हर वो नेगेटिव आइडियोलॉजी जो कि वीक लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई जाती है, उसको एक्सपोज करते हैं और कॉन्स्टेंटली एक्टिवली अपने कंसेंट रेज करते हैं। अब मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लास्ट में एक सवाल जो आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, वो ये है कि क्या आपको लगता है ओरिएंटलिज्म एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ब्रांच है या नहीं?